नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम युव तरंग में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कई प्रतिभावान युवाओं से, जिन्होंने न केवल अपने देश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, बल्कि साथ ही ऐसे और भी कई युवाओं को प्रेरित भी किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी ही एक छात्रा जिन्होंने अपने दीपों का नाम नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया ड्राइंग एंड पेंटिंग के क्षेत्र में। तो ये जो छात्रा है ये 9वीं कक्षा में पढ़ती है अभी। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम दिशिता पाल है और मेरी माता का नाम है झरना रॉय और वो एक टीचर हैं, और मेरे पिताजी का नाम है बसंत पाल जो कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं, और मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। और आज मैं इस शो पर आई हूँ, इसके लिए मैं दूरदर्शन की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस शो पे आने का एक मौका दिया। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे साथ अपने जीवन की इस सफल कड़ी को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपने ये जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंपटीशन था, उसमें जब भाग लिया था तो ये किन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था? ये जो कंपटीशन था ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। और इनका मेन एम हर साल यही रहता है कि एनर्जी कंजर्वेशन का, और कैसे हम एनर्जी को जनरेट और कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो आपने जब इस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो उसका टॉपिक भी ऐसा ही रहा होगा कि कैसे एनर्जी को कंजर्व किया जाए। तो जिस समय आपने नेशनल लेवल में रिप्रेजेंटेशन किया था हमारे आइलैंड्स का, तब आप कितने साल की थी? तब मैं बस 10 साल की थी और मैं 5th क्लास में थी उस वक्त। अच्छा, तो इस जो नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए इससे पहले और कई लेवल्स होंगे जिन्हें क्रॉस करना पड़ता है, तो वो क्या क्या थे? नेशनल लेवल से पहले 2 लेवल्स थे, एक पहले स्कूल लेवल और फिर स्टेट लेवल। स्कूल लेवल में पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनका एक कंपटीशन पहले ऑर्गेनाइज़ किया जाता है स्कूल में। फिर वहाँ से कुछ गिने चुने ड्राइंग्स टीचर्स फिर जो इस कंपटीशन को कंडक्ट कर रहे हैं उनके पास भेजा जाता है। फिर वहाँ से एक शॉर्टलिस्ट होकर आता है 100 बच्चों का, और ये ऑल ओवर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, इसमें लगभग जितने भी स्कूल्स हैं सारे स्कूल से ड्राइंग जाते हैं उनके पास। अच्छा। वहाँ से सिर्फ 100 बच्चों का एक शॉर्टलिस्ट आता है। ये मोस्टली न्यूज़पेपर्स में या फिर स्कूल्स को बता दिया जाता है। फिर ये जो 100 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ये फिर 14 नवंबर को स्टेट लेवल के लिए compete करते हैं। तो 14 नवंबर ही क्यों? ये मैंने भी एक बार ये कंडक्ट करते हैं कंपटीशन, उन लोगों से पूछा था कि 14 नवंबर ही क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे है। जी जी। तो उन्होंने ये बोला कि क्योंकि ये चिल्ड्रंस डे है इसीलिए 14 नवंबर को ये कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, तो हर साल 14 नवंबर को ही ये जो कंपटीशन है ये ऑर्गेनाइज होता है? हर साल 14 नवंबर। तो ये जो था आपने स्कूल लेवल से क्रॉस किया और फिर आप स्टेट लेवल में पहुंची। स्टेट लेवल में आपके साथ 100 बच्चे थे और 100 बच्चों में आपने कौन सा पोजीशन हासिल किया था? 100 बच्चों में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था। और 100 बच्चे नहीं, एक्चुअली ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, तो हर ग्रुप में 50-50 करके बच्चे होते हैं, मिलाकर 100 बच्चे हैं। तो 50 बच्चों में से मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था। अच्छा, तो उसके बाद आप सिलेक्ट हुई और आप नेशनल लेवल में गई। तो वहाँ का आपने जाके जब देखा वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, वहाँ पे चैलेंजेस जो थे और जो कंपटीशन का लेवल था वो कैसा था? ये जो नेशनल लेवल था ये दिल्ली में कंडक्ट किया गया था, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस हॉल में, विज्ञान भवन में। ओह वाओ। जी, विज्ञान भवन में इसको कंडक्ट किया गया था। और क्योंकि ये कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाता है, सारे स्टेट से वहाँ पर बच्चे आए हुए थे, तो बच्चों का जो तादाद था वो बहुत ज़्यादा था। और सब कुछ मेरे लिए काफ़ी नया था। और दिल्ली में भी उस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ पर। काफ़ी छोटी उम्र की भी थी तब आप? जब मैं 10 साल की थी, तो उस वक्त सब कुछ बहुत नया था मेरे लिए।
और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दिल्ली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और विज्ञान भवन जो था वो भी काफ़ी बड़ा था। चैलेंजेस भी बहुत आए, जैसे क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा थे। सिर्फ स्टेट लेवल में सिर्फ 100 बच्चे थे। अच्छा। उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे थे वहाँ पर, तो उनसे compete करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स जो दी जाती है बच्चों को, उसका लेवल अलग ही होता है। तो आपने यहाँ पे जो ट्रेनिंग हासिल की थी कंपटीशन में जाने से पहले, वो किस तरह की ट्रेनिंग थी? मैंने कोई ऐसे स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी ये सब कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए। अच्छा। हाँ, मैं ड्राइंग क्लासेस में जाती थी, बट उस वक्त जो मेरे ड्राइंग क्लास के टीचर थे उनसे मैंने कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं ली थी। मैं घर पे अपने आप से ही प्रैक्टिस करती थी, जैसे क्योंकि वहाँ पर एक टाइम दिया होता है, टाइम लिमिट 2 घंटे का। तो मैं अपने आप को ही वैसे 2 घंटे में मैं ड्राइंग कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं, ऐसे मैं अपने आप को खुद ही प्रिपेयर करती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, तो स्पेसिफिकली कंपटीशन के लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है? नहीं ली। आप बेसिक जो ट्रेनिंग ली है आपने, वो ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो ट्रेनिंग वो आपने लिया है। जी। तो आपके जो टीचर्स थे वो भी काफ़ी प्राउड फील कर रहे होंगे जब आपने ये लेवल को क्रॉस किया और फिर नेशनल लेवल में गए। तो आपके टीचर्स के नाम आप बोलना चाहेंगे हमको? जी बिल्कुल। जब मैं उस कंपटीशन में नेशनल लेवल में गई थी तब मेरे टीचर थे देवोब्रतो सर, और अभी मैं दूसरे एक टीचर के पास जाती हूँ जिनका नाम है नागालक्ष्मी मैम। वो मुझे अभी भी ड्राइंग सिखाती है और सिखाती रहेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? आपको इसमें से कुछ ऐसा लगा होगा कि मेरी ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मुझे और इम्प्रूव करनी है या इन्हें बेहतर बनाना है, ऐसा कुछ आपको क्या क्या लगा? ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे जो मुझे नेशनल लेवल में जाके फ़ील हुआ कि मुझे अपना जो लेवल है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मेरी ड्राइंग स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने देखा कि वहाँ के बच्चों का लेवल क्या था, उनकी इमेजिनेशन वगैरह, क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा थी, तो वो देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, मुझे भी अपना थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा अपने आप को। और टाइम मैनेजमेंट का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हमें 2 घंटे में ये ड्राइंग कंप्लीट करना पड़ता है, तो उसमें ड्राइंग करना, फिर उसको पेंट करना, फिनिश करना काफ़ी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। और क्योंकि आपने बोला ऑन दी स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाता है, तो वो इमेजिन करना एज अ मैसेज वो आपको रिप्रेजेंट भी करना है अपनी ड्राइंग में, तो सचमुच एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इस टास्क को आपने जो कंप्लीट किया, फिर कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा फील आ रहा होगा पता नहीं क्या होगा, कि होगा या नहीं होगा, तो उस समय कैसा लग रहा था? ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद स्टेट लेवल में तो मुझे कोई अपने आप से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं कुछ हासिल कर पाऊँगी यहाँ पर, बट लकीली मैं फ़र्स्ट आ गई जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है यहाँ पे टैलेंटेड बच्चे नहीं, यहाँ पे भी बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। तो यहाँ पर भी कंपटीशन कम नहीं था, बट इससे काफ़ी गुना ज़्यादा नेशनल लेवल में कंपटीशन बहुत ही हाई था। जी, तो अभी जैसे कि हम देखते हैं कि ऑनलाइन भी कई सारे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं हर क्षेत्र में, ड्राइंग, पेंटिंग हो या फिर सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ऑनलाइन भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स स्पेशली यहाँ के आइलैंड्स के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे टैलेंटेड हैं जिनको मतलब नेशनल लेवल या स्टेट लेवल में जाने का मौका मिलता है, लेकिन वो ट्रैवलिंग का कभी कभार एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर पाते, जा नहीं पाते। तो इस चीज़ को जो है ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स ने बिल्कुल इस चीज़ का ईज़ कर दिया है, एक सल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो उसी तरह मैंने भी जैसे एक ऑनलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जो एक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, निर्वंज वेलफेयर एसोसिएशन। और इस कंपटीशन को में भी मैंने काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया है। पिछले साल जैसे ऑल ओवर इंडिया में मैं इस कंपटीशन में 3rd रैंक पर आई थी, और इस साल मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, और ये भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस में होता है, सारे स्टेट्स से। अच्छा, तो यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है आपको? जी नहीं, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। आप कोई भी अपना एक अच्छा पसंदीदा आर्ट वर्क इनको सबमिट कर सकते हैं।
अच्छा, तो उसके बेसिस पे वे फिर सिलेक्ट करते हैं। चलिए, तो आपसे हम और जानेंगे कि आप और किन किन चीज़ों में रुचि रखती हैं, जैसे कि आपकी और क्या क्या हॉबीज़ हैं और आपको क्या करना पसंद है खाली समय में, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो मेरा मेन हॉबी तो अभी पेंटिंग ड्राइंग यही है। उसको छोड़कर मुझे डांस में भी बहुत इंटरेस्ट है। मैंने डांस में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। बचपन से ही मुझे डांस का बहुत शौक़ था। एक्चुअली ड्राइंग से ज़्यादा मुझे डांस का शौक़ ज़्यादा था बचपन में। हाँ, लेकिन बड़े होते होते वो कहीं ना कहीं वो चेंज हो गया और मुझे गाना और सुनना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप गाना गाते हैं? थोड़ा बहुत। मैंने कभी अच्छा। गाया नहीं है, मतलब किसी के सामने, बट अकेले में मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। तो एज अ हॉबी आपको वो भी पसंद है। आपकी जो दिनचर्या है, जैसे आपका रूटीन है, उसमें कैसे इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करती हैं, जैसे आपकी हॉबीज़ है, आपकी जो ये प्रतिभा है, इन सभी को, और साथ ही आप एक स्टूडेंट है तो एकेडमिक वो भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, एकेडमिक स्कोर जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, तो वो सब आप कैसे मैनेज कर पाते हैं इतने सारे चीज़ों को एक साथ? तो इस एज में आकर एकेडमिक्स से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, बट हमें हॉबीज़ को भी एक साथ बैलेंस करना पड़ता है। तो इसके लिए मेरा डेली रूटीन, जब मैं सुबह उठती हूँ उसके बाद मैं 30 मिनट्स 15 मिनट्स पढ़ाई में सेल्फ स्टडीज़ के लिए देती हूँ। उसके बाद स्कूल से आने के बाद मेरे ट्यूशन्स रहते हैं 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। उसके बाद मुझे एक ब्रेक टाइम मिलता है जिसमें मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ उस टाइम को अपने हॉबीज़ को देने के लिए, ड्राइंग्स प्रैक्टिस करने के लिए या डांस प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे मेरा एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल। अच्छा। उसमें भी मैं कभी कभार अपने डांस कवर्स या फिर ड्राइंग ट्यूटोरियल्स डालती हूँ। तो उस टाइम पे ही मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ या आइडियाज़ सोचती हूँ कि क्या मैं नया इसमें अपलोड कर सकती हूँ। उसके बाद मेरा 4 to 5 आवर्स फिर से सेल्फ स्टडीज़ का रहता है। उसके बाद फिर तो मैं डिनर करके सो जाती हूँ। अच्छा, तो आप ये जो पेंटिंग्स बनाती हैं, आपको क्या लगता है एक पेंटिंग में, एक जो आइडियल पेंटिंग होता है उसमें क्या होना चाहिए? एक आइडियल पेंटिंग बोला जाए तो इसमें मोस्टली इमोशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप कोई एक पेंटिंग को देखते हैं तो आपको कोई एक इमोशन फील होना चाहिए। बिल्कुल। जो वो इम्पैक्ट जो क्रिएट होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पेंटर की, एक आर्टिस्ट की, कि वो जो है अपना इमोशन या जो भी मैसेज है वो कन्वे कर पाए पेंटिंग के थ्रू। जी। तो जैसे मैं कॉम्पिटिशन्स में भी, जैसे मैं जो पेंटिंग्स बनाती हूँ उनका मेन मुद्दा यही होता है कि कोई एक मैसेज जो है स्प्रेड करना, अवेयर करना किसी चीज़ के बारे में, वही हमें अपने ड्राइंग के माध्यम से दिखाना होता है कि क्या मैसेज है। ऐसे तो एक पेंटर के भीतर ऐसी क्या खूबी होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक ऊंचे दर्जे तक ले जाए या एक अच्छे दर्जे का अपने आप को पेंटर बनाए? क्या खूबी आपको लगती है कि उसमें होनी चाहिए? एक पेंटर को फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जो भी बेसिक स्किल्स है एक ड्राइंग बनाने के लिए या पेंटिंग बनाने के लिए, उसके लिए तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आप तभी कोई आर्ट वर्क बना पाएंगे जब आपके पास बेसिक स्किल्स होंगी। बेसिक जो नीड्स है, स्किल्स है, कुछ बनाने का स्किल्स या किसी पेंट को कैसे यूज़ करते हैं वैसे स्किल्स, टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, उनका स्किल्स, टेक्निक्स। और हर एक आर्ट मीडियम अलग अलग होता है हर एक ड्राइंग में, तो उसका स्किल्स, किसी चीज़ में स्पेसिफिकली कोई स्किल डेवलप करना, उसके बाद ही कोई आर्टिस्ट या पेंटर अपने आप को एक प्रोफेशनल पेंटर बुलाने के लायक होता है। जी। तो आपने कौन कौन से मीडियम में पेंटिंग की है? मैंने शुरू की थी जब मैं छोटी थी, तब मैंने ऑयल पेस्टल्स से शुरू किया था। उसके बाद मैंने फिर पोस्टर पेंट से किया है, उसके बाद एक्रेलिक से किया है। करेंटली अभी मैं वाटर कलर्स में मेजर कर रही हूँ, बट मेरे ज़्यादातर पेंटिंग्स, आर्ट वर्क्स एक्रेलिक पेंट में है। अच्छा, तो एक्रेलिक मीडियम और ये जो वाटर कलर मीडियम है, ये दोनों के टेक्निक्स में कोई डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्रेलिक पेंट जो होता है वो काफ़ी मैट होता है,
लाइक वो कैनवस पे बनाया जाता है, ओपेक जिसको बोला जाता ओपेक है। जी, ओपेक मीडियम होता है एक्रेलिक। वहीं पे अगर हम वाटर कलर्स की बात करें तो वो पेपर पे होता है, प्लेन पेपर पे, और वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है कंपेयर टू एक्रेलिक पेंट्स। अच्छा। और एक्रेलिक पेंट जो है वो बिगिनर्स के लिए अच्छा होता है, बट वाटर कलर्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपने हाथ पे कंट्रोल रखना पड़ता है। काफ़ी प्रोफेशनल होने के बाद ही आप वाटर कलर्स का यूज़ करना सीख सकते हैं। अच्छा, तो अभी आप जहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं वहाँ पे आपको वाटर कलर्स की जो जानकारी है वो ज़्यादा दी जाती है। जी। और ऐसे क्या क्या मीडियम होते हैं जिसमें पेंटिंग लोग करते हैं? जैसे ब्लैक एंड वाइट मीडियम में पेंटिंग किस चीज़ से की जाती है? पेंटिंग्स या आर्टवर्क्स, जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हैं, चीज़ों से भी अपना क्रिएटिविटी दर्शाते हैं। अगर हम बेसिक मीडियम्स की बात करें तो जैसे मैंने बोला अभी ऑयल पेस्टल्स है, क्रेयॉन्स है, एक्रेलिक पेंट्स, वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, फिर चारकोल ड्राइंग्स भी होते हैं, जैसे आपने बोला ब्लैक एंड वाइट। राइट, चारकोल ड्राइंग। चारकोल ड्राइंग्स होती हैं। तो अलग बहुत सारी मीडियम्स होती हैं, नॉट जस्ट दिस। जैसे आर्टवर्क्स में स्कल्पचर्स भी आते हैं। स्कल्पचर्स में क्ले वगैरह से बनाए जाने वाले स्कल्पचर्स, या तो वो हो गया आपका 3D में। आप जो करते हैं दैट इज़ 2D। जी, 2D में भी बहुत सारे और अलग अलग मीडियम्स हैं। बेसिक यही, जैसे मैंने बोला, ये सारे मीडियम्स हैं। तो जब आपने पेंटिंग के क्षेत्र में इतना बड़ा एक मकाम हासिल किया था छोटे एज में, तो आपके पेरेंट्स का क्या फीलिंग था? वो क्या फील कर रहे थे उस समय? जब मेरा ये फर्स्ट पोजीशन स्टेट लेवल में अनाउंस किया गया, वो ना ही मैंने ना ही मेरे पेरेंट्स ने, किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जीतने वाली हूँ। तो उनका बहुत ही इमोशनल, मैं कहूँगी इमोशनल एक मोमेंट था उनके लिए, और उनका रिएक्शन भी काफ़ी इमोशनल था। और मैं भी बहुत खुश थी कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाई। और ये मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था कि मैं अपने पेरेंट्स को एक ऐसे जगह में फ़र्स्ट टाइम लेकर जा रही हूँ जहाँ पे वो भी कभी नहीं गए थे, दिल्ली में। वो भी उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था। तो ये मुझे पर्सनली, मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट था कि मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे किसी जगह में लेकर गई जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। ना केवल पेरेंट्स, बल्कि मैं तो कहूँगी हमारे पूरे आइलैंड्स को आप पे गर्व है कि आपने हमारे आइलैंड्स का नाम वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट किया और इतना शानदार प्रदर्शन दिया। फिर उसके बाद भी ये सारे कॉम्पिटिशन्स में आपने हिस्सा लिया है? जी, क्योंकि ये हर साल होता है, ये जो मैंने बताया पहले NTPC का कंपटीशन। तो मैंने इसके बाद भी 3 बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो मैं एक बार 3rd आई थी, या कंसोलेशन ऐसे मुझे मिले थे। तो आपने स्टेट लेवल तक अपने आप को रिप्रेजेंट किया था इसमें? जी। तो उसके बाद आप जो ये डांस की बात कर रही हैं, डांसिंग में भी आपने कई बार अपने स्कूल को या अपने जो क्षेत्र है उसको रिप्रेजेंट किया है? जी, मैंने किया है, स्कूल को किया है, मोस्टली स्कूल को ही किया, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में। अच्छा। एक होता है जो हमारे KVS में हर साल होता है, सारे KVs को मिलाकर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। वहाँ पर भी मैं फ़र्स्ट आई थी। और एक रिसेंटली अभी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था, टैलेंट हंट कंपटीशन। वहाँ पे ना सिर्फ डांस ही नहीं, तरह तरह के अलग अलग टैलेंटेड बच्चे आए थे, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फिर सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, अलग अलग क्षेत्र में। तो इसमें भी मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था इस कंपटीशन में। तो डांस के थ्रू आपने रिप्रेजेंट किया था इसमें? डांस में। ओके। तो आपकी जो एकेडमिक मैं कहूँगी स्कोर है, या फिर आपका एकेडमिक लेवल, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? वो एक, क्योंकि आपको इतना कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो वो आपको क्या लगता है, आप एक सही लेवल पे उसे मेंटेन करती हैं? जी, मुझे लगता है मैं करती हूँ, पर मेरे हिसाब से और मैं ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि हर इंसान का मतलब वो अपने आप को और इम्प्रूव करने के हमेशा, हमारे पास स्कोप होता है और इम्प्रूवमेंट का हमेशा। जी, स्कोप होता है। वैसे ही आप सेल्फ स्टडीज़ में अगर आप अपने आप को इंक्लूड करेंगे, या अगर आप अपने आप मतलब अगर आपका कोई ऐसा गोल होगा, एम होगा कि मुझे इस रैंक पर आना है इस टाइम अपने क्लास में या स्कूल में,
वो अगर आपका गोल होगा, अगर आप उस गोल में डेडिकेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। जी, तो आपकी ये जो हॉबीज़ है, इनमें आप अपना फ्यूचर देखती हैं? क्या इनको आप प्रोफेशनली परस्यू करना चाहेंगी फ्यूचर में? जी, मुझे काफ़ी बार बहुत लोगों ने बोला है कि मुझे पेंटिंग को आगे बढ़ाना चाहिए, बट मेरा अब कोई ऐसा प्लान तो नहीं है अपने हॉबीज़ को आगे बढ़ाने का। अच्छा। मेरा ये गोल है कि मैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करूं। तो अगर मेरा 11th-12th में जाके मेरा मन बदल गया, अगर मुझे मन किया कि मैं ड्राइंग में अपने आप को आगे ले जाऊं, तो शायद मैं इसको अपना प्रोफेशन बना सकती हूँ। अच्छा, मतलब आपका अभी फिक्स्ड गोल नहीं है कि आपको ड्राइंग में करना है, जी। बट इफ़ गिवन अ चांस और आपको लगा कि हाँ मैं सचमुच कर सकती हूँ, तभी आप करेंगे। तो यूपीएससी में आपको जो है अपने आप को परस्यू करना है, यूपीएससी परस्यू जी। करना है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस होती है आपको पता है? अभी फ़िलहाल तो जैसे करंट अफेयर्स के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये इस यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में सबसे ज़्यादा मोटिवेट मुझे मेरे पापा करते हैं। वही मुझे बताते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम को इसमें क्या क्या होता है, जैसे अलग अलग लेवल्स, रिटन, फिर इंटरव्यू, इन सब के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उनको जब क्रैक करना होता है, तब वो बचपन से ही इस मतलब हैबिट को अपने अंदर डाल लेते हैं कि कैसे मुझे इस एग्ज़ाम को फेस करना है वगैरह वगैरह। तो जैसे अभी फ़िलहाल तो मैं करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है यूपीएससी के इंटरव्यूज़ वगैरह में। और जी, और अपने एकेडमिक्स को मेंटेन करना भी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बिल्कुल आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपने हॉबीज़ को भी लेकर आगे जाएं और एक सफल आप जो है मुकाम हासिल करें, यही हम सबकी इच्छा है। तो आप हम अपने उम्र के युवाओं को या जो इस ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन में खुद को देखना चाहते हैं या इसे परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपका ऐसा कोई पैशन है या कोई हॉबी है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल आप उसमें और ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, उसको और प्रैक्टिस कीजिए, अपना एक गोल रखिए और उस गोल में फ़ोकस कीजिए, और अपने माता पिता और अपने यूनियन टेरिटरी है उसका आप नाम रोशन कीजिए। तो आप यहाँ तक आए और आपने अपने जीवन में इतने कम उम्र से ही इतना कुछ आपने हासिल किया है। आप इसी चीज़ को बरकरार रखें आगे भी जाकर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमने देखा कि हमारे साथ जो ये छात्रा जुड़ी हुई हैं, इन्होंने कैसे अपने कम उम्र से ही शुरुआत कर दी थी अपने जीवन में और सारे मुकामों को हासिल करने की। तो 5 साल की उम्र से ही इन्होंने ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल तक पहुंची। फिर उसके बाद इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में भी इन सारी चीज़ों को दर्शाया, ऑनलाइन कई कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने हिस्सा लिया। तो आप सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि आप भी ऐसे कई कॉम्पिटिशन्स में जिनसे आपको एक्सपोजर मिले, जिनसे आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिले, इसमें आप खुद को इन्वॉल्व करें और अपने जीवन में एक मकाम हासिल करें, जिससे ना केवल आपका बल्कि आपके क्षेत्र का, आपके देश का नाम आप रोशन कर सकें। आज आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। नमस्कार।